हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम लोग चैप्टर सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी ऑफ बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें छोटे छोटे डिफिनेशन हैं जिसको हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में चलेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन है क्या? An exchange of goods or services for cash or on credit by the business with outsider is called a transaction। जब भी कोई बिजनेस, ठीक है, आउटसाइडर के साथ कोई भी गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, कैश में या क्रेडिट में, ठीक है, तो उसको हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिजनेस ट्रांजेक्शन का एलसी कॉपर के द्वारा दिया गया एक डिफिनेशन है जिसको हम लोग देखते हैं। अ पर्सन डीलिंग इन मनी और मनीज वर्थ आर टर्म एज ट्रांजेक्शन। यानी जो भी पर्सन अगर कोई भी बिजनेस को मनी के टर्म में डील करता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक एंटिटी। एंटिटी है क्या? एक्चुअली बिजनेस एंटिटी मीन्स a specific identifiable business enterprise like Tata, Reliance, Amul, Sony, etc. यानी वैसा बिजनेस जो, ठीक है, स्पेसिफिक हो, ठीक है, जो स्पेसिफिक बिजनेस को आइडेंटिफाई करता है उसे हम लोग एंटिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नॉर्मल ट्रांजेक्शन। आगे हम लोगों ने बिजनेस ट्रांजेक्शन पढ़ा था, ये हमारा है नॉर्मल ट्रांजेक्शन। नॉर्मल ट्रांजेक्शन है क्या? अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंसिडरेशन के तौर पर या पैसे में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। नाउ कम्स टू एसेट्स। एसेट्स है क्या? एक्चुअली सिंपल लेमन के भाषा में एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हमारा है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा हमारा है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? जो वन ईयर का ज्यादा होता है, यानी मोर देन 1 ईयर होता है। ठीक है, और करेंट एसेट्स हमारा क्या होता है? जो लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक है, ठीक है, तो नॉन करेंट एसेट्स को दो भागों में बांटा गया। पहला है टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट्स क्या है उसे हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स में चलेंगे। तो टेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस, ठीक है, उसे हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट्स, ये सब क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है लोग, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। इन द अदर हैंड इनटेंजिबल एसेट्स, दैट एसेट्स जो अनसीन हो, अनटचेबल हो, ठीक है, जिसे हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। कहने का मतलब कि जो देखा ना जा सके, ठीक है, उसको फील किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं करेंट एसेट्स। ठीक है, करेंट एसेट्स वह एसेट्स होता है जो साल भर के अंदर में पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी मनी के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसे हम लोग करेंट एसेट्स बोलते हैं। करेंट एसेट का एग्जाम्पल क्या है? डेटर्स है, बीआर है यानी बिल्स रिसेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट इन हैंड, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। इसको हम लोग आगे, ठीक है, वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ कम्स टू डेफिनेशन ऑफ एसेट्स। डेफिनेशन ऑफ एसेट्स का जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट राइटर के द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, इसको आप खुद पढ़े और समझे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज है क्या? इसको हम लोग समझते हैं। दीज आर सर्टेन ऑब्लिगेशन और ड्यूज which firm has to pay. Liabilities can be divided into two categories, that is non-current liabilities and current liabilities. यानी वैसा लायबिलिटीज को हिंदी में बोला जाता है दायित्व, यानी वैसा लायबिलिटीज जिसमें ऑब्लिगेशन हो, यानी ड्यूज हो, जिसको आपको पे करना ही करना है। ठीक है,
यानी कोई भी उधार अगर बिजनेस किसी भी सप्लायर से लेता है, ठीक है, तो उसका जो पेमेंट है एक टाइम पीरियड के अंदर में देना ही देना है। ठीक है बच्चों, लाइबिलिटीज को दो भागों में बांटा गया है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज और करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज जो हमारा होता है वो मोर देन 1 ईयर होता है, और करेंट लाइबिलिटीज हमारा होता है लेस देन अप टू 1 ईयर होता है। ठीक है बच्चों, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी जैसे हमारा बैंक लोन होता है, ठीक है, तो बैंक लोन हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। मॉर्टगेज हमारा होता है, मॉर्टगेज जस्ट लाइक एक सिक्योरिटी होता है जिसको हम बैंक को देते हैं और उस पर लोन लेते हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बैंक के अलावा भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो हमें लोन देते हैं। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, इन द अदर हैंड करेंट लाइबिलिटीज क्या है हमारा, करेंट लाइबिलिटीज क्या होता है, ठीक है, जो लेस देन अप टू 1 ईयर होता है, जो 1 साल के अंदर में बिजनेस उसको पेमेंट कर देता है, उसे हम लोग करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल होता क्या है, ट्रेड रिसेबल में आता है आपका डेटर्स और बीआर। तो डेटर्स और बीआर को वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। डेटर होता है क्या एक्चुअली, जब भी कोई बिजनेस, ठीक है, अपने माल को, ठीक है, उधार में बेचता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग डेटर बेचते हैं, यानी जिसको बेचता है उसे हम लोग डेटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे देयर आर पर्सन हु ऑप्ट टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, यानी कोई भी बिजनेस अपने गुड्स एंड सर्विस को किसी भी कस्टमर को, ठीक है, अगर उधार बेचता हो, ठीक है, तो उसे डेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर टाटा ने रिलायंस को, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर बेचा, ठीक है, तो रिलायंस क्या हो जाएगी, एक डेटर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, नाउ कम्स टू बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, तो बिल्स रिसीवेबल अमाउंट टू बी रिसीव्ड अगेंस्ट बीआर फ्रॉम डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बिजनेसमैन किसी भी कस्टमर को, ठीक है, उधार जो भी सामान देता है, तो उसके बदले में बिजनेसमैन क्या करता है कि एक बिल को साइन कराकर डेटर से अपने पास रख लेता है, कि एक टाइम पीरियड होता है कि उसके उसके अंतर्गत जो भी पैसा हो वह डेटर से रिसीव कर सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर है क्या, these are person who have to be paid by an enterprise as an amount of providing the enterprise goods and services on credit। यानी क्रेडिटर वह बंदा है जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को इंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, यानी बिजनेसमैन को प्रोवाइड कराता है ऑन क्रेडिट, यानी उधार में। ठीक है, उसे हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि राम है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, और श्याम एक होलसेलर है। तो जब भी राम, ठीक है, अगर अपने प्रोडक्ट को उधार में श्याम को देता है, तो यहाँ राम क्या हो जाएगा, सप्लायर एज अ क्रेडिटर। ठीक है, और श्याम क्या हो जाएगा, उसका डेटर। ठीक है बच्चों, तो उसे ही हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है बिल्स, अमाउंट पेबल अगेंस्ट द बिल टू द क्रेडिटर। जिस तरह हमने आगे पढ़ा कि बिल्स रिसेबल क्या है, उसी तरह यहाँ बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल होता क्या है कि जब भी कोई क्रेडिटर अपने उधार माल को किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी होलसेलर को सप्लाई करता है, तो वह एक बिल साइन कराकर, अथोराइज बिल एक साइन कराकर अपने पास रख लेता है एक ड्यू डेट के लिए, कि उस ड्यू डेट को वो पैसा रिकवर कर सके, उसे ही बिल्स पेबल कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कैपिटल। कैपिटल है क्या, जब भी कोई इंडिविजुअल, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जब भी फर्स्ट टाइम जो भी इनिशियल मनी एज वेल एज स्टॉक या एसेट्स लगाता है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है फिक्स कैपिटल
और दूसरा है फ्लैक्चुएट कैपिटल, ठीक है, जिसको हम लोग आई थिंक 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल है। सेल होता क्या है, ठीक है। सेल बेसिकली दो भागों में बांटा गया है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। जब भी हम किसी गुड्स को, ठीक है, कस्टमर को डिलीवर करते हैं उसे हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। यह सेल या तो कैश भी हो सकता है या तो उधार भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू है क्या, इसको हम लोग जानते हैं। इट इज द अमाउंट विच इज अर्न बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट, यानी वैसा अमाउंट जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं उससे कुछ अर्निंग आती है, उसे हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। एक्सपेंस क्या है, इट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एसेट्स कंज्यूम्ड और सर्विस विच यूज्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है क्या, इट मीन्स स्पेंडिंग मनी फॉर सम बेनिफिट्स। कहने मतलब कि वैसा बेनिफिट, ठीक है, जिसमें हम कुछ अगर मनी स्पेंड करते हैं तो उससे हमको कुछ फायदा होता है। जैसे क्या, जैसे अगर हम बिल्डिंग को एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो उससे हमें फायदा होता है। आप जानते हैं किस तरह का फायदा होता है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में किसी मशीन को हम लोग एक्वायर करते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा या करेंट में क्या होगा, उससे हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे जिससे हम उसको सेल कर सकते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉफिट। प्रॉफिट है क्या, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। अगर जब भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस से ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रॉफिट करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा गेन है। गेन होता क्या है, इट जनरेट्स फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजेक्शन सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बिलिंग ऑफ कोर्ट केस। ये वैसा गेन जो हम किसी फिक्स एसेट्स को बेचकर कमाते हैं या कोई ऐसा गेम जो कोर्ट में चल रहा और अचानक हम जीत जाते हैं, ठीक है, तो वह गेन कहलाता है। नाउ कम टू द लॉस। लॉस क्या है कि जब भी एक्सपेंस क्या होता है, इनकम से ज्यादा हो, ठीक है, जब भी बिजनेस में क्या होता है कि इनकम कम हो एक्सपेंस ज्यादा हो तो क्या शो करेगा, लॉस शो करेगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट होता क्या है, इट इज डिफाइंड एज कंसेशन और रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। यानी जो जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो उसके प्राइस को जिसके कारण से डिडक्शन होता है, ठीक ना, जिस कारण से डिडक्शन होता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। ये डिस्काउंट है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कैश डिस्काउंट और दूसरा है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट है क्या, when discount is allowed by a seller to its customer at a fixed percentage on the list or catalog price of the goods, it is called trade discount, ठीक है। यानी किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है, जिस प्रोडक्ट को अगर लिस्ट प्राइस से अगर कुछ घटा देते हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी ट्रांजेक्शन यानी कोई भी एंट्री हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होता। नाउ कम टू कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है डिस्काउंट रिसीव्ड, एक है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड होता क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड तब होता है जब हम किसी से रिसीव्ड करते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है वाउचर। वाउचर है क्या, इट इज नोन एज एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जो भी ट्रांजेक्शन का सपोर्ट होता है, एविडेंस होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी गुड्स को खरीदते हैं तो हमें कोई एक बिल दिया जाता है, ठीक है, बाय शॉपकीपर के द्वारा, तो उस बिल को हम लोग वाउचर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गुड्स। गुड्स है क्या, इट रेफर्स ऑल द टेंजिबल गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। यानी गुड्स होता क्या है, गुड्स हमारा क्या है, टेंजिबल गुड्स होता है जिसे हम लोग जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो गुड्स को तीन भागों में बांटा गया, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस
एंड फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल होता क्या है, हम लोग इसको एग्जांपल समझते हैं बच्चों। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है, और फिनिश गुड्स। तो मान लीजिए कि वुड है, वुड हमारा क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इस वुड को हम लोग फैक्ट्री में ले जाते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्री में होता क्या है, इसका कटिंग होता है, ठीक है, पॉलिश होता है, और क्या बनाना है उसको उस शेप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं। उसके बाद जो भी फिनिश प्रोडक्ट निकलता है, जैसे हमारा चेयर हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, यानी फैक्ट्री में बनने के बाद, सारा चीज होने के बाद वो क्या होता है, चेयर के रूप में बन जाता है, टेबल बन जाता है। इसे हम लोग फिनिश गुड्स करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग है क्या, कि जब भी कोई बिजनेस, ठीक है, जब भी कोई बिजनेस ऑनर अपने बिजनेस से कुछ भी गुड्स या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, अगर विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परचेज। परचेज है क्या, किसी भी गुड्स को अगर कैश या क्रेडिट में अगर जो भी चीज को खरीदते हैं या प्रोक्यूरमेंट करते हैं, उसे हम लोग परचेज करते हैं। जैसे आप जाते हैं शॉप में और आप किसी भी चीज को, या समझ लीजिए कि खाने पीने की चीज को आप खरीदते हैं, तो उसे हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है। उसी तरह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में क्या क्या नीड है, ठीक है, किस चीज का बिजनेस है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल या गुड्स खरीदता है तो उसे हम लोग परचेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स, मैंने वैसा गुड्स जो बिका नहीं, ठीक है, जो बच गया हो साल के अंत में, उसे हम लोग स्टॉक कहते हैं। और इसको दो भागों में बांटा गया, एक ओपनिंग स्टॉक होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिसको हम लोग जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इजीली में समझ जाएंगे एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक होता है क्या और क्लोजिंग स्टॉक होता है क्या। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईच अकाउंटिंग पीरियड टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इन बैलेंस शीट होता क्या है उसे हम लोग समझते हैं, और बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट दिया हो उसको वन बाय वन करके समझें। तो बैलेंस शीट हमेशा क्या होता है कि साल के अंत में क्या होता है, बनाया जाता है, जिसके द्वारा हमें बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक ना, फाइनेंशियल पोजीशन जस्ट लाइक या प्रॉफिट हो, लॉस हो, बिजनेस में कितना एसेट्स इंक्रीज किया है, कितना डिक्रीज किया है, ठीक है, लायबिलिटीज कितना इंक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया, उस चीज के बारे में दर्शाता है, ठीक है, उसे हम लोग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इसको समझें आप, देखिए एक बार। राइट हैंड साइड हमारा क्या है, एसेट्स है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, ठीक ना। यही हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। तो लायबिलिटीज में आता क्या क्या, जो हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, बिजनेस में वो आता है। क्रेडिटर, अगर कोई भी बिजनेस जिससे माल उधार खरीदता है, ठीक है, वो क्रेडिटर्स होता है, उसको हम लोग लायबिलिटीज में लिखते हैं। बिल्स पेबल, अगर कोई बिल हमने, ठीक है, किसी क्रेडिटर ने बिल साइन कराकर अगर बिजनेस से रखा हो, उसको एक लिमिट टाइम पीरियड में उसको पेबल करना हो, उसे बिल्स पेबल कहते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वैसा एक्सपेंस जिसको इस साल का खर्च है, ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं। लोन तो आप लोग समझते ही होंगे कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन या बैंक से अगर कोई कर्ज लिया गया है उसे हम लोग लोन करते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, एसेट्स में देखते हैं, लैंड हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, और डेटर। ओके बच्चों, तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या, समझते हैं। विलियम्स पिकल्स के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन दिया गया है, उसको पहले रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं कि एक्चुअली में कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या। आउटले रिजल्टिंग in the increase or acquisition of an assets or increase in the earning capacity of the business are capital expense।
मैंने वैसा एक्सपेंस, ठीक है, जो कैपिटल नेचर का हो, यानी या तो हम एसेट्स खरीदें, लैंड खरीदें, ठीक है, या किसी भी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाता है, उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर बी enjoy for a long term. Capital expenditure is incurred for the purpose of enjoying long-term advantage for the business. This expenditure is mostly incurred for buying assets, whether tangible or intangible, which can later to be sold and converted into cash. यानी मोस्टली जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड करते हैं वो एसेट्स खरीदने में करते हैं। एसेट्स हमारा दोनों हो सकता है, या तो टेंजिबल या तो इनटेंजिबल हो सकता है, जो फ्यूचर में हम लोग क्या करते हैं उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। वैसा एक्सपेंडिचर जो हम बिजनेस की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल है उसको हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है एक्सपेंडिचर विच आर ओनली फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। सेकंड हमारा है एक्सपेंडिचर विच आर यूज फॉर द एक्सटेंशन और इम्प्रूवमेंट इन फिक्स एसेट्स। थर्ड हमारा है लीगल चार्जेस इनकर्ड। फोर्थ हमारा परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फिफ्थ हमारा है परचेज ऑफ फर्नीचर एंड एनी अदर फिक्स एसेट्स फॉर परमानेंट यूज इन द बिजनेस। तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आप सब समझते ही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोस्टली बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर we enjoy only within the current year. Expenses of administration, manufacturing, selling expenses, office expenses and all day-to-day expenses of the current year, for example of revenue expenditure. वैसा एक्सपेंडिचर जो करेंट ईयर में हम लोग कर सकते हैं, जो डे टू डे खर्च में होता है। जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस को चलाने में सुपरवाइजर है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, कुछ ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए जैसे स्टेशनरी वगैरह हो गया, ठीक है। तो कुछ जो एक्सपेंसेस है जो हमारा करेंट ईयर यानी डे टू डे चलते रहता है, ठीक है, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अकॉर्डिंग टू द कोहलर इट इज एन एक्सपेंडिचर चार्ज अगेंस्ट ऑपरेशन, अ टर्म यूज टू कॉन्ट्रास्ट विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी वैसा एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो किया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं बच्चों। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसलिए जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है बच्चों।